अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप जानते ही हैं कि हमारा मुल्क आजकल किन मुश्किलात से गुज़र रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए और अब ये नेचुरल डिज़ास्टर जिससे हम गुज़र रहे हैं, सैलाब, बारिश। तो हम सबको मिलकर इस वक्त को गुजारना है। जो मुतासरीन हैं उनकी अपने हाथों से मदद करनी है, ख़ुद मदद करनी है, जिस तरह सपोर्ट करना चाहें सपोर्ट करना है। और इस मुश्किल हालत में हम सबको हमारे मुल्क का अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा। अब सवाल ये है जिसके लिए आज की ये वीडियो मैंने बनाई है कि ये जो सारे सैलाब आया, इतनी सारी बारिश हुई, तो इसके पीछे जो ज़िम्मेदारी है वो एक्चुअली किसकी आती है। कुछ लोगों से आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से आज़ाब है, हमारे आमाल ऐसे हैं, हमें तौबा करनी चाहिए। दूसरे किस्म के लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये आबी मिसमैनेजमेंट है, वाटर की मिसमैनेजमेंट है, हमें डैम बनाने चाहिए। कुछ लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, यहाँ पर पानी सारा जो सैलाब आ रहा है उसके पीछे इंडिया ज़िम्मेदार है। पर अभी मेरी नॉलेज के अंदर एक और बात आई, तो फिर मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा। वो ये कि इसके पीछे अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी का हाथ है और बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं हार्प, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। हार्प एक रिसर्च प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आइनोस्फीयर, हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर के ऊपर जो एक आइनोस्फीयर है जहाँ पे कई सारे आइन्स होते हैं, उनकी एक रिसर्च फैसिलिटी है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ्लड्स वगैरह लाए जाते हैं, सीडिंग की जाती है, क्लाउड सीडिंग करते हैं, आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है और ये एक फ्यूचरिस्टिक वे है जंग करने का। तो आज मैं इस रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा और बाकी सारे मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रॉब्लम हमें आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करनी है कि क्या इस सब के पीछे कोई साइंटिफिक वेपन है या नहीं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया रावी दरिया पाकिस्तानी में दाखिल हो गया है। क्या सूरत हाल है, मज़ीद बात से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सिंध में बारिश व सैलाब से अमवात का सिलसिला रुक न सका। नौशहर फिरोज बिरिया सिटी में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सबसे बड़ा अलमिया ये कि हमारा पाकिस्तान का समझे एक तरीके से 60% एरिया डूब चुका है। हमने एक चने की थैली की भी भूखों के लिए 4 दिन से बाड़ों में बैठे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, ये अलास्का में है। अमेरिका के एक शहर है अलास्का, वहाँ पर ये रिसर्च फैसिलिटी है। और जब इस फैसिलिटी को बनाया गया था तो कहा गया था कि इसके ज़रिए हम लोग आइनोस्फीयर को स्टडी करेंगे, आइंस को स्टडी करेंगे और बहरहाल कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो जाके जुड़ जाता है क्लाइमेट कंट्रोल के ज़रिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज रशिया और चाइना और यूएई जैसे तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, ये अलास्का में है। अमेरिका के एक शहर है अलास्का, वहाँ पर ये रिसर्च फैसिलिटी है। और जब इस फैसिलिटी को बनाया गया था तो कहा गया था कि इसके ज़रिए हम लोग आइनोस्फीयर को स्टडी करेंगे, आइंस को स्टडी करेंगे और बहरहाल कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो जाके जुड़ जाता है क्लाइमेट कंट्रोल के ज़रिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज रशिया और चाइना और यूएई जैसे बड़े बड़े जो मुल्क हैं, अमीर मुल्क हैं, वो क्लाइमेट कंट्रोल पर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन्स करवाते हैं, रेन्स को कंट्रोल करते हैं। तो हार्प टेक्नोलॉजी क्या फ्लड कॉज कर सकती है, तो इसके लिए दोनों साइड्स पर आपको वैलिड रीजंस मिलेंगे, वैलिड जो है वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे और फिर हम आखिर के अंदर डिसाइड करेंगे कि क्या पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के पीछे हार्प जिम्मेदार है या नहीं। देखिए, हार्प बनाने वाले और जो साइंस की नॉलेज रखते हैं वो ये बात जानते हैं और आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिसर्च प्रोग्राम है ये हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लो वेवलेंथ, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में रिलेशन बनाएं तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लो वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ कम होती है। अच्छा, जिन चीज़ों की वेवलेंथ कम होती है उनका ज़्यादा सफ़र करना पॉसिबल नहीं है। तो अब बात सारी है
कि अलास्का के अंदर अगर हार्प का प्रोग्राम काम कर रहा है तो वो अपने ऊपर वाला जो आइनोस्फीयर का पार्ट है उसको हीटअप करने का काम ज़रूर कर सकता है, लेकिन हार्प के ज़रिए अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर कुछ आइनोस्फीयर के अंदर तब्दीली करना, क्लाउड सीडिंग करना, बारिश बरसाना जिससे फ्लड्स आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज ये कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी साइड पर इसके लिए जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि एक रिसर्च फैसिलिटी जो है हार्प की वो हमारे सामने है, बट इसके अलावा भी छुपे हुए सीक्रेट हार्प के मंसूबे हैं जो हर मुल्क के अंदर हैं और वो वहाँ के आइनोस्फीयर के ऊपर काम करते हैं जिससे बारिश या फ्लड वगैरह आता है। लेकिन इस बात की कोई दलील तो है नहीं, इस बात का कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन बहरहाल कहने वाले कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी एविडेंस नहीं है। पर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा 1972 में न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल की, जिसके अंदर लिखा है कि यूएस जो है वो वार में यूज़ करेगा रेन को या वाटर को यूज़ करेगा, क्लाइमेट की मॉडिफिकेशन करेगा। तो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं वो ये देते हैं कि देखो यूएस ऐसा करता है और कर सकता है। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जो लोग उसको जानते हैं कि ये न्यूज़ किस बारे में है, तो थी कि अपने मुल्क में या किसी एरिया के अंदर तो रेन को कॉज किया जा सकता है, फ्लड को कॉज किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के क्लाइमेट को चेंज करना हार्प के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा एनालिसिस क्या कहता है, हार्प यकीनन कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा रहा होगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर पाकिस्तान में तबाही लाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो स्टडीज़ बताती हैं वो यही हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि ये चीज़ ऑलरेडी हार्प के ज़रिए तो फ़ौरन प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन ऐसा वेदर वाले तो कई अरसे से बता रहे थे, कई दिनों से बता रहे थे कि हैवी रेन एक्सपेक्टेड है। अब जाहिर सी बात है रेन कभी एक्सपेक्टेड होती है तो कभी हो भी जाती है, कभी मुकम्मल नहीं भी होती, लेकिन ये जिम्मेदारी उन इदारों की थी जिन्होंने इसको कंट्रोल करना होता है, जिन्होंने इसके लिए मैनेजमेंट करनी होती है। तो देखो यहाँ पर कोई अमेरिका जिम्मेदार नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आती है, हम एज अ नेशन के ऊपर आती है, क्योंकि जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट्स जो इनको देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी, इलेक्ट करने की जिम्मेदारी हम पर भी होती है। हम ही अपने ऊपर लेकर आते हैं, वो ना डैम बनाते हैं ना ही वो इसकी कुछ मैनेजमेंट करते हैं, सिर्फ आखिर में जब सब कुछ हो जाता है तो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। इतने बड़े बड़े बजट अपने पास रखे हुए हैं और लोगों की हेल्प नहीं करते, तो एक्चुअली इसकी जिम्मेदारी हम पर आती है। बाकी डिफरेंट पॉइंट्स के इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो भाई आप डैम बनाओ, मैनेज करो, और क्या हल निकल के आ सकता है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर छोड़ा भी है तो अब क्या करना है, बस हमें क्या लड़ना है, हमें डैम बनाने हैं, हमें इस पानी को स्टोर करना है, हमें वे देनी है, रास्ता देना है। और दूसरी बात यह कि हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आदात चेंज करने हैं, हमें अपने आदात चेंज करने हैं, हमें अपने इलेक्शन के टाइम पर जो हमारी सोच होती है उसे चेंज करना है। क्यों नहीं हम वेलफेयर स्टेट की तरफ जाते, उन लोगों को हम क्यों नहीं सेलेक्ट करते जो हमारी स्टेट को वेलफेयर देंगे, एजुकेशन देंगे। एजुकेशन होगी तो पता चलेगा डैम कब नुकसानदेह है, कब फ़ायदेमंद है। मतलब डैम भी नुकसानदेह है और हमारे यहाँ तो मतलब लोग समझते हैं 80% डैम्स का नुकसान ही है, ये सुबह डूब जाएगा, वो सुबह खुश्क हो जाएगा, इसी पे सियासत चलती रहती है। तो खुदारा एज अ स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं आप और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस नॉलेज को आगे पहुंचाइए, बताइए कि मिस मैनेजमेंट से हमें बचना है। दूसरों के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, इंडिया के ऊपर हमें जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाना, और ना इस बात को सोच के बस इस्तग़फ़ार करते रहना है कि बस ये अल्लाह का अज़ाब है। ज़रूर हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उसका एक रास्ता बन रहा है, उसकी एक वजह बन रही है। हम खुद इन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, एक अरसे से इलेक्ट कर रहे हैं, और जो काम करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, सही काम को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये सब कुछ होगा। फॉर एग्जांपल आप मीडिया को ही देख लीजिए, इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, जो 2005 में ज़लज़ला आया था उससे बड़ा डिज़ास्टर हो गया, लेकिन किसी ने शो नहीं करा। सोशल मीडिया पर आया तब जाके पॉपुलर हुआ, वरना वो तो इमरान खान और शहबाज गिल के पीछे लगे हुए थे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाद में उनको होश आया कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने आप को चेंज करना शुरू कर दो भाई, जो लोगों के वेलफेयर के काम हैं उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और दूसरों को भी तवज्जो दिलाओ।
और अगर इस वीडियो को फ़ायदेमंद महसूस किया है तो दूसरों तक पहुंचाओ ताकि दूसरे भी इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें।